रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही मेजर लैंडमार्क जजमेंट आई है। असम के अंदर इलीगल इमिग्रेशन पिछले कुछ सालों से हो रहा है, उसके बारे में हम इस वीडियो में कॉन्टेक्स्ट समझेंगे, पूरा मुद्दा क्या है, न्यूज क्या है। सेक्शन 6 है जिसके ऊपर ये जजमेंट आई, वो क्या था, सिटीजनशिप एक्ट 1955 का एक सेक्शन है, उसके बारे में, सिटीजनशिप एक्ट के बारे में समझेंगे। एंड असम अकॉर्ड क्या थे ये जानेंगे। वे फॉरवर्ड, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट थिंग, कंक्लूजन क्या होना चाहिए, हम ये समझेंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर भी कर दीजिए। यूपीएससी नीव ये यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स के लिए, यूपीएससी प्रिपरेशन जो कर रहे हैं, जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा हमारे इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए। तो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई, 4 जजेस ने उसके फेवर में कहा, एक सेक्शन है सेक्शन 6 के फेवर में कहा, एक जज ने इसके विपक्ष में इसके खिलाफ बात करी, जिसमें जस्टिस जे.बी. पारदीवाला जी ने डिसेंटिंग ओपिनियन, डिसेंडिंग जजमेंट यहां पे दी है, मतलब इसके विपक्ष में बोला है, खिलाफ बोला है। पूरा मुद्दा क्या है ये समझते हैं। पहली बात तो सेक्शन 6 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट इंसेंटिवाइजेस इमिग्रेंट फ्रॉम बांग्लादेश टू स्टे इन असम इंडेफिनिटली। एक्चुअली क्या है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में एक सेक्शन ऐड किया गया, सेक्शन 6 से ये किया गया असम अकॉर्ड 1985 के चलते। अकॉर्ड का मतलब समझौता, असम को लेकर एक समझौता हुआ था 3 पक्षों के बीच में। एक तरफ राजीव गांधी जी की सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, एक तरफ असम की राज्य सरकार और एक तरफ असम के स्टूडेंट्स, इन तीनों के बीच में 1985 में एक समझौता हुआ था कि कौन एक्चुअली असम का और कौन एक्चुअली इंडिया का सिटीजन माना जाएगा और कौन नहीं माना जाएगा। उसी के ऊपर तो ये पूरा मुद्दा जो ये पूरी गर्माहट चल रही है, पूरा डिस्कशन चल रहा है, ये हुआ। तो वर्डिक्ट इज नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट फॉर असम, जहां पे पॉलिटिक्स के अंदर इलीगल इमिग्रेशन काफी सालों से, माइग्रेशन काफी सालों से एक मुद्दा रहा है, क्योंकि असम के अंदर डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, पॉपुलेशन का चेंज हुआ है, जहां पे असम में कई डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मेजॉरिटी असमीज स्पीकिंग पॉपुलेशन थी, उनको रिप्लेस करके बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन का प्रेडोमिनेंस होने लगा है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस जैसे हमारे चंद्रचूड़ साहब जो चीफ जस्टिस हैं, वो भी इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में शामिल थे, 5 जजेस की बेंच में शामिल थे, जिन्होंने 4-1 के मत से इसको पास किया है। तो सवाल है क्या, मुद्दा है क्या, जो सेक्शन 6A है उसके अंदर क्या क्या बातें कही गई है, ये सब बातें हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। सबसे पहली बात, ईयर था 1979 का, जहां पे ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने एक एजिटेशन की शुरुआत करी। उनकी डिमांड थी कि उनकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट हो सके, जो इलीगल फॉरेनर आए, जो इलीगल बांग्लादेश से इंडिया में आ गए और बांग्लादेश से इंडिया में क्यों आ रहे थे। 1971 एक ऐसा साल था जहां पे बहुत ज्यादा इलीगल इमिग्रेशन हुआ। क्यों? क्योंकि देखिए, इंडिया के पूर्व में और पश्चिम में 1971 से पहले पाकिस्तान दोनों तरफ था। ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है और वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है। वेस्ट पाकिस्तान की उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन अपना डोमिनेंस कर रही थी, ईस्ट पाकिस्तान की बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन पर उनकी हत्या की जा रही थी, और वो बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन जान बचा के इंडिया में आई ताकि इंडिया में शरण ले सके। काफी लोग इंडिया में ऐसे आए जिनको इंडिया की सिटीजनशिप भी ग्रांट करी गई, पर इसके बाद इलीगल माइग्रेशन का सिलसिला चलता रहा, रुका नहीं, और इसी पर कंसर्न पादरीवाला जी ने दिखाया कि ये तो इंसेंटिवाइज कर रहा है। तो इमिग्रेशन का जो इशू है काफी लंबे समय से, इट्स अ लॉन्ग स्टैंडिंग क्वेश्चन, इट्स अ लॉन्ग स्टैंडिंग इशू, जिसने काफी ज्यादा एक डिस्कशन असम के अंदर क्रिएट किए, क्योंकि उनके कल्चर पे, असमीज लोगों के कल्चर पे एक इंपैक्ट आया है ना। उसके बाद एक लीगल फ्रेमवर्क जो सेक्शन 6 से सिटीजनशिप एक्ट 1955 में आया है, इसने चेंज क्रिएट करने की कोशिश करी थी, बट इसका इंप्लीमेंटेशन खराब है। देयर आर मेनी लूप होल्स बिकॉज ऑफ विच दिस प्रोविजन इज क्रिटिसाइज। सुप्रीम कोर्ट ने तो इसे अपहेल्ड किया है, पर एक जज जो है पादरीवाला जी, इन्होंने इसके खिलाफ बोला। असम के अंदर रिसेंटली एनआरसी की भी डिस्कशन काफी की गई, एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बनाते हैं कि कौन एक्चुअली ओरिजिनल नेटिव हैं असम के और कौन जो है इलीगली बाहर से आए हैं, दूसरे देश से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं। जो इलीगल माइग्रेंट हैं उन्हें हटाते हैं इंडिया से, ये सोचकर नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप बनाया गया था, जिसकी डिमांड होती है। पर यहां पर एक मुद्दा यह भी आता है कि जो आ गया, चाहे इलीगल इमिग्रेशन हो, उसका ह्यूमैनिटेरियन राइट तो है, उसका मानवीय अधिकार तो है कि उसको जहां पे आके बस गया है, उसका पूरा परिवार यहां सेटल हो गया है, उसको रहने दिया जाए। तो ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल मुद्दा बन चुका है। क्वेश्चन ये बनता है कि क्या इस पे कोई लॉ पार्लियामेंट बना सकता है क्या? डज द पार्लियामेंट हैव एनी पावर टू मेक अ लॉ रिगार्डिंग सिटीजनशिप? तो जी हाँ, जो लीगल स्कीम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाई है
ग्रांटिंग सिटीजनशिप टू द पीपल, उसके बेसिस पे जी हाँ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट करता है पार्लियामेंट को यह अधिकार कि सिटीजनशिप के लिए प्रावधान बना सकते हैं। याद करो 2019 का सिटीजनशिप एक्ट, जब दिल्ली में प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे, आपने देखा होगा ओखला के पास, शाहीन बाग के पास दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे थे उस दौरान। तो जी पार्लियामेंट बिल्कुल बिल्कुल ऐसी पावर रखता है कि वो अमेंड कर सकता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, चेंज कर सकता है सिटीजनशिप एक्ट को, और सिटीजनशिप के प्रोविजंस को मेंटेन करके रख सकता है, मैनेज करता है। पर सवाल ये उठता है कि सिटीजनशिप के प्रोविजन को चेंज करके जो ये सेक्शन 6 से बनाया, इसमें प्रावधान है क्या? तो एक बार ये समझ लेते हैं। ये क्लैरिटी देता है दैट हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हु इज नॉट। कौन है जी? देखते हैं। 1947 में आजादी मिली, 1947 से 1966 के 1 जनवरी तक अगर आप इंडिया आ चुके हो, आपको इंडिया का सिटीजन ग्रांट कर दिया जाएगा, इंडिया की सिटीजनशिप ग्रांट कर दी जाएगी, इंडिया का सिटीजन बना दिया जाएगा। 1966 1 जनवरी से 24 मार्च 1971 तक आप इंडिया में आए हो, इस टाइम पीरियड में, तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी, बट टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। कैसे? 10 साल का वेटिंग पीरियड है जी, 10 साल इंतजार करना पड़ेगा, तभी आप भारत के नागरिक बनेंगे। 1971 के बाद आए हो, इलीगल इमिग्रेंट हो, डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये क्लियर कर दिया था सेक्शन 6A के द्वारा, तो स्पेसिफिकली बनाया गया था। सवाल उठता है कि आप ऐसे किसी को इंडिया से डिपोर्ट कर रहे हो, क्या वो इंसान इक्वल नहीं है? क्या उसके पास राइट टू इक्वालिटी नहीं है? और क्योंकि पेटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट में इसी बात पे आर्ग्यू किया कि सेक्शन 6A जो कि असम के लिए स्पेशली बनाया गया था, ये इक्वालिटी के प्रिंसिपल के खिलाफ जाता है। सिटीजनशिप उन लोगों को दे रहा है जो एक कट ऑफ डेट से पहले 1971 से पहले आ गए थे। इस डेट के ऊपर ही क्वेश्चन उठा दिया गया दैट इट वाज एन आर्बिट्ररी डेट। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए, असम अकॉर्ड में ये चीजें डिसाइड कर चुके थे हम। असम अकॉर्ड 3 लोपक्षों के बीच में ट्राईपार्टाइट डील थी, 3 पार्टियों के बीच में डील थी, जो असम की एक बड़ी यूनिक पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया। तो इक्वालिटी के खिलाफ नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी फिलहाल कहा गया, जहां पे जस्टिस चंद्रचूड़ के द्वारा साफ इस बात को क्लियर कर दिया गया कि नहीं, इक्वालिटी के खिलाफ नहीं है। ही ऑल्सो सेड दैट कि बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल में ज्यादा पॉपुलेशन आई, पर वेस्ट बंगाल में पहले से बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन है, तो कल्चर कॉमन है। असम के अंदर असमीज कल्चर थोड़ा अलग है और बंगाली कल्चर थोड़ा अलग है, इसलिए असम के अंदर बार बार कंट्रोवर्सी उठती है। तो इंपैक्ट इज ग्रेटर ऑन असम। असम में पॉपुलेशन भी कम है, असम इज स्मॉलर ऑल्सो, तो इसीलिए असम की यूनिक पोजीशन को देखते हुए ये जस्टिफाइड है और ये इक्वालिटी के खिलाफ नहीं है। ये बात आप याद रखिएगा। तो ये सवाल पे क्लैरिटी हमें मिल गई। नाउ, डज ग्रांटिंग सिटीजनशिप टू माइग्रेंट्स वायलेट द राइट ऑफ असमीज पीपल टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर? आपने सिटीजनशिप अगर इलीगल माइग्रेंट्स को दे दी है, तो क्या ये असम के लोगों के कल्चर के खिलाफ है? तो देखो, इस पे भी एक बात बताता हूं। आर्टिकल 29 क्लॉज 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके बारे में कम लोग जानते हैं। ये कहता है कि जो इंडिया के सिटीजन हैं उनके पास एक फंडामेंटल राइट है कि वो अपनी लैंग्वेज, अपने स्क्रिप्ट और अपने कल्चर को, अपनी भाषा, अपनी बोली, अपनी लिपि, लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं ना, जैसे हिंदी में मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये देवनागरी लिपि है, इसको प्रोटेक्ट करने का हर कम्युनिटी को अधिकार है। जो पेटिशनर से उन्होंने यही कहा दैट सेक्शन 6A इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 29। ये इसके खिलाफ जाता है। क्यों? क्योंकि सिटीजनशिप आपने दे दी उन माइग्रेंट्स को जो कि बांग्लादेश से आए हैं। दिस इंक्रीजेस द बंगाली पॉपुलेशन इन असम। तो ये असम के पॉपुलेशन के कल्चर के खिलाफ जा रहा है। बट सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इस बात को साफ रिजेक्ट कर दिया। नो, नो एंड नो, ये आपके कल्चर के खिलाफ नहीं जा रहा, ये बोलकर दिस आर्ग्यूमेंट वाज रिजेक्टेड। ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने साफ क्लियर कर दिया। तो इस पर भी क्लैरिटी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिली दैट दिस इज नॉट अ सफिशिएंट ग्राउंड। जस्टिस पारदीवाला जी ने बस इस बात पर कंसर्न उठाया कि देखिए, ये तो सच है कि इलीगल इमिग्रेशन बढ़ा है, और इससे ना प्रोविजन से इलीगल इमिग्रेशन कम होने की बजाय हमने तो क्लैरिटी दे दी कि कौन इमिग्रेंट है और कौन इमिग्रेंट नहीं है, जो सिटीजन बन सकता है, जो सिटीजन इंडिया का बनेगा। बट उसके बावजूद सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रॉपर इन लॉस को, इन रूल्स को फॉलो नहीं किया। लोगों ने भी इलीगल तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने आधार कार्ड वगैरह बनवा लिए और अपनी फैमिली पूरी इंडिया में सेटल डाउन कर दी। बल्कि आज भी
बांग्लादेश से उनके रिश्तेदार आ रहे हैं, पोरस बॉर्डर होने की वजह से बॉर्डर पार करके आ रहे हैं और असम में बस रहे हैं। इस वजह से एडमिनिस्ट्रेशन इस लॉ का बहुत खराब रहा, क्योंकि प्रॉपर मैकेनिज्म सिटीजनशिप का यहां पे नहीं था, इलॉजिकल था अगर था भी तो, ऐसा जस्टिस पादरीवाला जी ने कहा है। तो इस वजह से ये सवाल उठा दैट देयर आर सर्टेन लूप होल्स, और लोग 1971 के बाद भी इलीगली रह रहे हैं असम के अंदर, असम अकॉर्ड को पूरी तरह तवज्जो ना देकर। अब सवाल बनता है सर व्हाट इज असम अकॉर्ड? मैंने बताया 3 सरकारों के बीच में 1985 में समझौता हुआ था, जिसमें असम मूवमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। 1979 से 1985 में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, असम गण परिषद के द्वारा यह मूवमेंट चलाया गया, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के नाम पे। पॉलिटिकल मूवमेंट था, इकोनॉमिक राइट, सोशल राइट, कल्चरल राइट असम के लोगों को मिले इसलिए चलाया गया था, क्योंकि देखिए ये चाहते थे असम का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, एजुकेशन में सरकार पैसा लगाए असम और असम के लोगों के लिए। और अगर इलीगल इमिग्रेंट्स को सारा बेनिफिट मिल जाएगा तो असम के लोगों को कैसे बेनिफिट मिलेगा? इस बात पर यह पूरा मूवमेंट चलाया गया था कि असमीज आइडेंटिटी को सेफगार्ड करना है, प्रोटेक्ट करना है, और फॉरेनर्स जो आ रहे हैं उनको डिपोर्ट करना है। हमारे देश में तो वैसे भी एक कानून है 1946 का फॉरेनर्स एक्ट, जो कहता है उसको अगर स्ट्रिक्टली एनफोर्स करोगे, इस लॉ को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करोगे, तो जो इंडिया में इलीगल इमिग्रेंट आए हैं उन्हें आप इंडिया के बाहर भेज सकते हैं। बल्कि सेंटर गवर्नमेंट चाहे तो एक कोर्ट की तरह ट्रिब्यूनल का स्ट्रक्चर बना सकता है और इलीगल माइग्रेंट्स को इंडिया से बाहर भेज भी जल्दी सकता है। तो ये सारी बातें जो असम मूवमेंट के दौरान की गई थी, शांति और एक बीच में एक मिडिल पाथ क्रिएट हुआ इस असम अकॉर्ड के द्वारा, और उसी असम अकॉर्ड को पूरा करने के लिए सेक्शन 6A जैसा प्रोविजन है सिटीजनशिप एक्ट के अंदर। द अकॉर्ड एम्ड टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम एंड ब्रिंग पीस एंड स्टेबिलिटी टू द स्टेट, शांति लाने के लिए किया गया था, बट इसमें भी चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि डिमांड होती है बार बार एनआरसी की, कि 2013 से ही असम ने एक नई एक्सरसाइज, एक नई कार्यपालिका, एक नई कार्य व्यवस्था शुरू कर दी है, जहां पे एनआरसी बनाया जा रहा है कि कौन एक्चुअली लीगल सिटीजन है और कौन इलीगल तरीके से माइग्रेट किया है। ऐसे करीबन 40 लाख लोगों का नाम आया था जिनके साथ कोई ना कोई डिस्क्रिमिनेंसी है, कोई ना कोई इशू है कि वो सिटीजन है या नहीं है। एक ये बड़ा इशू है, इसको डिमांड करते हैं लोग कि इंप्लीमेंट होना चाहिए, पर इसके इंप्लीमेंटेशन पे क्वेश्चन बने रहते हैं। इमिग्रेशन को काफी इंसेंटिवाइजेशन मिला है, इवन दो सेक्शन 6A इज प्रेजेंट। The ineffective enforcement of deportation after 1971 immigrants means that those who came later also finds ways to remain। जो आ जाते हैं वो इंडिया में लीगल डॉक्यूमेंट बना के रह रहे हैं, ये पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया था। डेमोग्राफिक और सोशल चेंज हुआ है, इस वजह से लोग मांग करते हैं कि असम में सिर्फ असमीज बोलने वाले लोग, असमी कल्चर से जुड़े हुए लोग रहने चाहिए। जस्टिस पारदीवाला पॉइंटेड आउट द फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, ये बात मैंने बताया था। लीगल डॉक्यूमेंट्स गलत तरीके से लोग बनवाते और इंडिया में रह रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी कंसर्न है, क्योंकि बांग्लादेश से लोग इंडिया में आ रहे हैं, उनकी अगर लॉयल्टी होगी तो वो बांग्लादेश के साथ होगी, इंडिया के साथ तो नहीं होगी, जो कि इंडिया के लिए वल्नरेबिलिटी क्रिएट करेगा, इंडिया के लिए नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज क्रिएट करेगा। जस्टिस पारदीवाला ने जो ये पूरा ऑब्जेक्शन क्रिएट किया है, इससे बहुत बड़ा क्वेश्चन ये क्रिएट होता है दैट हाउ इंडिया शुड हैंडल द डेलिकेट इशू ऑफ इलीगल इमिग्रेशन। अब आगे क्या होना चाहिए, क्योंकि ये तो एक सोशल पॉलिटिकल इशू बन गया है, पॉलिटिकल गलियारों में इसमें खूब डिस्कशन होता है। तो क्या होना चाहिए आगे? सबसे पहले बॉर्डर को स्ट्रिक्टली मैनेज करो, क्योंकि इलीगल इमिग्रेशन को रोकना पड़ेगा। पहले तो आने से रोको, और जो आ चुके हैं उनके ऊपर फिर डिसीजन लो कि क्या करना है। तो स्ट्रिक्ट बॉर्डर कंट्रोल इज रिक्वायर्ड, एंश्योरिंग दैट द बॉर्डर इज एडिक्वेटली गार्डेड एंड मॉनिटर्ड वुड हेल्प स्टेम द टाइड ऑफ न्यू इमिग्रेट्स। जो इंडिया में आ रहे हैं उनके आने से इंडिया को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिपोर्टेशन लॉस, जो एग्जिस्टिंग लॉज है उनको एडमिनिस्ट्रेशन सही से इंप्लीमेंट करे। 1971 के बाद जो लोग आ रहे हैं उन्हें डिपोर्ट करना चाहिए, बट डिपोर्टेशन की क्लैरिटी ही नहीं है, कैसा होगा, कैसे इंडिया मैनेज करेगा। और हम डिपोर्ट करना चाहें तो दूसरे वाला देश, सामने वाला देश उसे लेने भी तो तैयार होना चाहिए लोगों को। सो वी हैव टू क्रिएट क्लैरिटी ऑन दिस। असम अकॉर्ड को फिर से हमें रिव्यू करना जरूरी है, क्योंकि कई सारे चेंजेस पिछले कुछ सालों में आ चुके हैं। सेक्शन 6A पूरी तरह इंप्लीमेंट हुआ नहीं है, तो इसको भी फिर से रिव्यू करने की जरूरत है कि इसमें क्या क्या कमियां हैं उसको दूर किया जा सके। इलीगल इमिग्रेशन का इशू तो अभी भी चलता आ रहा है ना। बैलेंसिंग ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न विद लीगल फ्रेमवर्क। देखो सच बात यह है, कई परिवार आए बस गए, उनकी कई पीढ़ियां इंडिया में रह चुकी हैं, तो अब उन्हें इंडिया से भगाना, इंडिया से हटाना, इंडिया से निकालना भी आसान नहीं होगा, डिपोर्ट करना भी आसान नहीं होगा। तो ऑल एंड ऑल जस्टिस पादरीवाला जी के द्वारा जो डिसेंट किया गया एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है
कि इलीगल इमिग्रेशन को रोकने के लिए सरकार अब आगे क्या करेगी। सेक्शन 6A की जो कमियां हैं उनको रिविजिट करना होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स जो है उनको दूर करना होगा, और एक टाइम फ्रेम क्रिएट करो कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको कैसे रोकोगे, कितने टाइम में उसको रोक दिया जाएगा और इंडिया से मूव कर दिया जाएगा, डिपोर्ट कर दिया जाएगा अगर डिपोर्ट करने का डिसीजन लिया जाए तो, अगर रेगुलराइज करनी है सिटीजनशिप तो वो कैसे होगा ताकि वो लोग जिन्होंने गलत तरीके से डॉक्यूमेंट बनवाए हैं वो सिटीजन ना बन सके, और अल्टीमेटली आगे कैसे बॉर्डर प्रॉब्लम्स दूर होंगी, इनके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए ताकि लोकल कम्युनिटी के चैलेंजेस को और नेशनल सिक्योरिटी दोनों को हम बैलेंस करके चल सकें। हमें मानवता भी नहीं छोड़नी है, उसके साथ साथ हमारी नेशनल इंटरेस्ट की जो प्रायोरिटी है उसको भी पूरा रखना है। आशा करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। आप रेगुलरली हमारी वीडियोस देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। गुड लक ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।